टाई प्लेट्स इन लेस्ड कॉलम इज़। देखिए लेस्ड कॉलम्स में हम टाई प्लेट्स का यूज़ करते हैं। टाई प्लेट्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि एंड्स जो होते हैं कॉलम पे, उस पर क्या होता है, लोडिंग के कारण क्या होता है कि ट्विस्टिंग मूवमेंट आने लगता है, और ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण क्या होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ कॉलम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टाई प्लेट्स का यूज़ करते हैं एट द एंड्स ऑफ कॉलम। देखिए यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, टाई प्लेट का, ये जो है टाई प्लेट है। ठीक है, टाई प्लेट का यूज़ कर रहे हो आप। नेक्स्ट नीचे भी आप क्या करोगे, टाई प्लेट का यूज़ करोगे आप। ठीक है, तो होता क्या है, इन द बिल्टअप कॉलम व्हेन लोड इज अप्लाइड एट द बेस प्लेट, twisting movement are developed at corners and distortion of column cross section takes place. To prevent this, the plates are provided. तो इस हिसाब से जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से सी आपका आंसर हो जाएगा। परमिटेड एट स्टार्ट एंड एंड ऑफ लेसिंग सिस्टम, हम क्या करते हैं, टाई प्लेट्स को प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसिंग बार इन स्टील कॉलम शुड बी डिजाइंड टू रेजिस्ट। जो लेसिंग बार्स हम यूज़ कर रहे हैं वो किस फोर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं लेसिंग बार को। इट शुड बी डिज़ाइन फॉर शेयर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ कॉलम लोड। अगर कॉलम पे मान लीजिए आपकी सॉरी ओके, ये आपका कॉलम है, ये आपके लेसिंग बार है मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इन पे अगर मान लीजिए पी लोड आ रहा है, टोटल पी लोड आ रहा है कॉलम पे, ठीक है, तो इसका जो 2.5% होगा, ठीक है, उतने शियर फोर्स के लिए आप क्या करोगे, इन लेसिंग्स को, जो ये लेसिंग्स हैं इनको आप क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन कुछ पढ़ लेते हैं कि ट्रांसवर्स शियर फोर्स इक्वल टू 2.5% ऑफ कॉलम लोड। मतलब इस ट्रांसवर्स शियर फोर्स के लिए आप क्या करते हो, लेसिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हो, लेसिंग बार को। ठीक है, ट्रांसवर्स शियर फोर्स ऑन ईच लेसिंग बार इज इक्वल टू V बाय N। जो आपने ये V निकाला है 2.5% ऑफ कॉलम लोड शुड बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ लेसिंग। ठीक है, जितने भी पैरेलल प्लेन्स है लेसिंग के, ठीक है, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर ट्रांसफर शियर फोर्स अगर ईच लेसिंग सिस्टम में चाहिए है तो। ठीक, ये शियर फोर्स को के लिए क्यों डिज़ाइन करते हैं, टू टेक केयर ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ एक्सियल लोड्स एंड मूवमेंट अराइजिंग ड्यू टू एक्सीडेंटल लेटरल लोड्स। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, ये वी फोर्स के लिए आप क्या करते हो, लेसिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हो। ओके, नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ कॉलम शुड प्रेफरेबली बी बिटवीन। ठीक है, कॉलम शुड बी, ये जो लेसिंग बार आप देख रहे हो, इस लेसिंग बार का वर्टिकल से कितना एंगल होना चाहिए, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कोड जो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल है वो 40 डिग्री से 70 डिग्री होना चाहिए। ये जो एंगल आप देख रहे हो ना लेसिंग बार का वर्टिकल से, वो 40 से 70 डिग्री होना चाहिए। अगर 70 डिग्री से ऊपर एंगल निकल जाता है तो फोर्स इन द लेसिंग सिस्टम विल बी वेरी हाई एंड इट विल बकल। मतलब कि अगर एंगल आपने ज़्यादा दे दिया 70 डिग्री से, तो जो फोर्स होता है लेसिंग सिस्टम में वो काफ़ी हाई हो जाता है। फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगा जिसके कारण क्या होता है, जो बकलिंग ऑफ लेसिंग बार है उसकी जो टेंडेंसी है, बकलिंग की टेंडेंसी, वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप एंगल 70 डिग्री से कम ही रखते हो। अगर आप एंगल 40 डिग्री से कम रखोगे तो क्या होगा, लेंथ ऑफ लेसिंग बार विल बी वेरी हाई। लेंथ क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपने क्या किया, एंगल को कम कर दिया, तो अब क्या होगा, आपको ज़्यादा लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी लेसिंग बार की। और अगर ज़्यादा लेंथ आपने अगर प्रोवाइड कर दी, उसके कारण क्या होता है कि जो फोर्स है वो क्या क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है लेसिंग बार में, जिसके कारण बकलिंग टेंडेंसी फिर से बढ़ जाती है। तो एंगल जो आपका होता है वो 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में आपको रखना होता है अकॉर्डिंग टू कोड। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, 40 to 70 डिग्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटनिंग इज प्रेफरेबली व्हेन द, आप बैटनिंग कब करते हो, मतलब कि कब प्रेफर करते हो बैटनिंग को। इट शुड बी प्रेफर्ड इन केस व्हेन कॉलम कैरीज एक्सियल लोड ओनली। जब कॉलम क्या करता है, केवल एक्सियल लोड को लेता है, तब हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं बैटनिंग सिस्टम को। साथ ही
स्पेस बिटवीन द टू मेन कंपोनेंट इज नॉट वेरी लार्ज। ठीक है, मान लो ये चैनल सेक्शन है आपका, इनके बीच में अगर ज़्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है ना, तब आप क्या करते हो कि बैटनिंग कर देते हो। बैटनिंग में आप क्या करते हो, ये इस तरीके से आप क्या करते हो, पैरेलल, ये टॉप व्यू है, ठीक है ना, साइड व्यू में आप इस तरीके से क्या करते हो, पैरेलल बैटन्स को क्या कर देते हो, प्रोवाइड कर देते हो। यहाँ पे आपने बैटन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये बैटन्स इस तरीके से आप क्या करते हो, प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है, ये आप प्रोवाइड कर देते हो। तो स्पेस अगर ज़्यादा नहीं है तो आप बैटनिंग सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कॉलम लोड है वो केवल एक्सियल है, ओनली एक्सियल, तो आप बैटनिंग सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में, और कॉलम इज सेंट्रिकली लोडेड, नो, कॉलम शुड नॉट बी सेंट्रिकली लोडेड, ठीक है, कॉलम शुड नॉट बी सेंट्रिकली लोडेड। तो सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी थर्ड आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन मिलेगा आपको जिसमें 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम इज इंक्रीज बाई, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि बैटन के केस में क्या करते हैं, इफेक्टिव लेंथ को हम क्या करते हैं, 10% बढ़ा देते हैं, ठीक है। और वहीं अगर आप लेसिंग कॉलम की बात करोगे उस केस में क्या करते हैं, इफेक्टिव लेंथ को 5% बढ़ा देते हैं। ये क्यों करते हैं कि शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट जो आ रहा है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, अकाउंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरलैप ऑफ बैटन प्लेट्स with the main member in welded connection should be more than, ठीक है, जो ओवरलैप आप कर रहे हो बैटन प्लेट की मेन मेंबर से इन वेल्डेड कनेक्शन, ठीक है, शुड नॉट बी, मान लो ये आपका क्या था, ये टॉप व्यू में है, ठीक है, टॉप व्यू में आप ये आपने क्या किया, एक बैटन प्लेट को जोड़ा, मान लीजिए, ठीक है, बैटन प्लेट को जोड़ा, तो ये जो ओवरलैप डिस्टेंस दिखाई दे रही है ना आपको, ये आपने क्या किया, यहाँ पे वेल्डिंग कर दी। तो ये जो ओवरलैप डिस्टेंस आपको दिख रही है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वेल्डेड कनेक्शन के केस में, ठीक है। तो द ओवरलैप ऑफ ए बैटन प्लेट विद द मेन मेंबर, ये आपका मेन मेंबर हो गया, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, बैटन प्लेट हो गई। इसका जो ओवरलैप है वो कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 4 टाइम्स दी थिकनेस ऑफ द बैटन प्लेट, मतलब कि ये जो है वो 4 टाइम्स दी थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 4 टाइम्स दी थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन द अमाउंट ऑफ ओवरलैप मेजर्ड अलॉन्ग द ईदर एज ऑफ ए लेसिंग बार शैल नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स दी थिकनेस ऑफ द लेसिंग बार और द थिकनेस ऑफ एलिमेंट ऑफ मेन मेंबर। मतलब इन दोनों में से जो भी आपको शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ही, मतलब कि इन दोनों में से जो भी आपको मैक्सिमम मिलता है, लेसिंग ऑफ बार और द थिकनेस ऑफ एलिमेंट ऑफ मेन बार, इनमें से जो भी आपको मैक्सिमम मिल रहा है वो वैल्यू आपको रखनी है, उसका 4 टाइम्स निकालना है, ठीक है, और वो उस वैल्यू से आपकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए ये थिकनेस, ठीक है। ओके, ये ओवरलैप। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड, जो सिलेंडरनेस रेशियो है लेसिंग बार का, इट शुड नॉट एक्सीड 145। ओके, एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम शुड बी लेस देन 145 इन केस ऑफ लेसिंग बार, ठीक है। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग का। अगर मान लीजिए आपने जो यूज़ किया है वो क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन यूज़ कर रहे हैं लेसिंग बार में, तो लैम्डा की वैल्यू है एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम हो जाएगी, आई मिनिमम आप बी टी क्यूब बाय 12 से निकाल लेंगे, ठीक है। और एरिया जो है आपका वो बी इंटू टी है, बी आपकी विड्थ है, टी थिकनेस है, आई मिनिमम बी टी क्यूब बाय 12, एरिया बी टी, यहाँ से जो आपका आर मिनिमम निकला वो टी बाय रूट 12 निकला, ठीक है। यहाँ पे आप पुट करोगे और लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एल ई जो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग बार है, टी थिकनेस ऑफ लेसिंग बार है, और बी क्या है, विड्थ ऑफ लेसिंग बार है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी, जो आर मिनिमम होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में इन लेसिंग बार, जो आर मिनिमम होता है टी बाय अंडर रूट 12 होता है, ठीक है। और इसको आप इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ ए प्लेट गिर्डर करस्पॉन्ड्स टू,
इकोनॉमिकल डेप्थ लेते हैं प्लेट गिर्डर की, वो किसके करस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है। देखिए, द डेप्थ विच गिव्स द मिनिमम डेप्थ ऑफ द प्लेट गिर्डर इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेप्थ। मतलब कि ऐसी डेप्थ जिससे कि आपको इज गिव्स द मिनिमम डेप्थ ऑफ द प्लेट गिर्डर सेल्वेट, ओके। द डेप्थ विच गिव्स द मिनिमम डेप्थ ऑफ प्लेट गिर्डर इज द इकोनॉमिक डेप्थ। For practical and economic design, the depth to span ratio of girder is generally assumed to be 1/8 to 1/12 आप assume करते हो अगर आपको economic डिज़ाइन चाहिए है, ठीक है, और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो डेप्थ ऑफ स्पान का रेशियो, ठीक है। जो डेफिनेशन है ओवरऑल डेप्थ की वो क्या है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दी आउटर फेसेस ऑफ टॉप एंड बॉटम फ्लैंज, ओके। द इफेक्टिव डेप्थ की डेफिनेशन क्या है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दी CG ऑफ दी कंप्रेशन फ्लैंज एंड टेंशन फ्लैंज, ओके। कंप्रेशन फ्लैंज और टेंशन फ्लैंज का जो CG है, ठीक है, उसके बीच में जो आप डिस्टेंस ले रहे हो वो इफेक्टिव डेप्थ है। और अगर ओवरऑल ले रहे हो मतलब टॉप फेस से बॉटम फ्लैंज की जो डिस्टेंस है, आउटर फेसेस जो टॉप और बॉटम फ्लैंज के उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ तो इफेक्टिव डेप्थ की बात यहाँ हो गई, बट यहाँ पे इकोनॉमिक डेप्थ की बात हो रही है। तो जो अकॉर्डिंग टू IS 800/1984 है, जो इकोनॉमिक डेप्थ है, इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम वेट के करस्पॉन्डिंग होती है। मतलब अगर मिनिमम वेट आ रहा है जिस डेप्थ के लिए, ठीक है ना, सेक्शन का, तो उस डेप्थ को आप क्या बोल देते हो, इकोनॉमिक डेप्थ बोल देते हो। बट अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ वन न्यू टर्म दैट इज ऑप्टिमम डेप्थ। ऑप्टिमम डेप्थ का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ है। मतलब कि अब वो ऑप्टिमम डेप्थ वो डेप्थ है फॉर विच द एरिया ऑफ स्टील इज मिनिमम, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील मिनिमम होना चाहिए, साथ ही वेट भी मिनिमम होना चाहिए। एरिया ऑफ स्टील मिनिमम मतलब वेट मिनिमम है, ठीक है। तो ऑप्टिमम डेप्थ का क्या हुआ है, एक इंट्रोडक्शन हुआ है। तो जब भी आपसे पूछे कि इकोनॉमिकल डेप्थ इज करस्पॉन्डिंग टू, तो अगर कोड IS 800/1984 है तो उस हिसाब से मिनिमम वेट के करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है, और न्यू कोड के हिसाब से ऑप्टिमम डेप्थ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड कोड के हिसाब से पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम वेट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो A इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गिर्डर इज गिवन बाय, ठीक है। इकोनॉमिकल डेप्थ पूछ रहा है प्लेट गिर्डर की कितनी होगी। तो जो इकोनॉमिकल डेप्थ है प्लेट गिर्डर की वो क्या है, यहाँ पर B इज द करेक्ट आंसर, 1.1 √m सिग्मा TW। यहाँ पे m क्या है, मैक्सिमम मूवमेंट है जो प्लेट गिर्डर पे आ रहा है, सिग्मा जो है अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस है, एंड TW जो है वो थिकनेस ऑफ वेब है। तो B इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद करना है, 1.1 √m सिग्मा TW इज द इकोनॉमिकल डेप्थ इन केस ऑफ प्लेट गिर्डर, ओके। shear buckling of web in a plate girder is prevented by, अगर आपको shear buckling को क्या करना है, प्रिवेंट करना है इन केस ऑफ प्लेट गर्डर, तो आपको क्या देना पड़ेगा, वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, बियरिंग स्टिफनर और नन ऑफ द अबव। तो पहले हम थोड़े स्टिफनर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कहाँ क्या कब देते हैं, ठीक है। देखिए, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर ये हो गए आपके प्लेट गिर्डर, ये फ्लैंज हो गई आपकी, ये वेब हो गई, ठीक है, और ये आपकी बॉटम फ्लैंज हो गई, ये टॉप फ्लैंज हो गई, ये वेब हो गई, ये आपके क्या हो गए, वर्टिकल स्टिफनर्स हो गए, ठीक है, और ये आपके क्या हो गए, ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स हो गए। अब इनको कब दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टिफनर्स को कब देते हैं। देखिए, आपको पहली बात तो याद रखनी है ये कि जो वेब होता है प्लेट गिर्डर का, उसको हम रजिस्ट करवाते हैं, मतलब 90% वो शेयर को रजिस्ट करता है। और जो फ्लैंज होता है प्लेट गिर्डर का, मान ये फ्लैंज है आपका प्लेट गिर्डर का, और ये आपका वेब है, तो वेब क्या कर रहा है, शेयर को रजिस्ट कर रहा है, और जो फ्लैंज होता है वो बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करता है। मोस्टली मतलब ज़्यादातर जो पार्ट होता है बेंडिंग मूवमेंट का वो फ्लैंज के द्वारा रजिस्ट किया जाता है। वहीं अगर आप वर्टिकल स्टिफनर्स देखोगे तो वर्टिकल स्टिफनर्स इज टू प्रिवेंट शेयर बकलिंग फेलियर, ठीक है, और डायगोनल कंप्रेशन बकलिंग फेलियर को रजिस्ट करने के लिए हम वर्टिकल स्टिफनर्स का यूज़ करते हैं। ये जो वर्टिकल स्टिफनर्स हैं इनका यूज़
शियर बकलिंग फेलियर, वेब की शियर बकलिंग हो जाती है उसको रेजिस्ट करने के लिए, और या फिर ये कह सकते हैं कि डायगोनल कंप्रेशन बकलिंग फेलियर, ठीक है, कंप्रेशन के कारण, डायगोनल कंप्रेशन के कारण जो बकलिंग फेलियर हो रहा है। वहीं अगर वर्टिकल स्टिफनेस अंडर लोड प्रोवाइड कर रहे हो आप, अगर अंडर लोड आपने किसी कंसनट्रेटेड लोड के अंडर आपने वर्टिकल स्टिफनर को दे दिया है, तो इट इज़ यूज टू प्रिवेंट वेब क्रिपलिंग, वेब क्रिपलिंग हो जाती है, लोकल वेब क्रिपलिंग हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि बियरिंग स्ट्रेस जो कनेक्शन पे होता है, जैसे यहाँ पे आपने अगर लोड पी लगा दिया, तो पी लोड लगाने के कारण होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो बियरिंग स्ट्रेस है ना, वो इन और वेब और स्टिफनर के बीच में जो बियरिंग स्ट्रेस होता है, इस यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है। इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण होता क्या है कि यहाँ जो ये जो वेब है वो लोकली बकल करने लगता है, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से बकल करने लगता है, ठीक है, इस मोर स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलते हो, वेब क्रिपलिंग बोलते हो या वेब क्रिम्पलिंग बोलते हो, ठीक है, और लोकल बकलिंग कुछ भी बोल सकते हो। इट ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव बियर स्ट्रेस इन द वेब एट द टो ऑफ फ्लैंज एंगल, वही मैं कह रहा था कि एक्सेसिव बियरिंग स्ट्रेस जब आ जाता है इन द वेब एट द टो ऑफ फ्लैंज एंगल, मतलब यहाँ पे आप एक फ्लैंज एंगल लगाते हो, अगर आप कनेक्शन कर रहे हो फ्लैंज एंगल फास्टनिंग से, तो जो एंड होता है फ्लैंज एंगल का, वहाँ पे क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेस हाई हो जाता है, ठीक है। एंड बियरिंग स्टिफनर्स का यूज़ कब करते हो आप, एंड बियरिंग स्टिफनर्स आप यहाँ पे कहीं लगाते हो, सपोर्ट वगैरह पे आप क्या करते हो, एंड बियरिंग स्टिफनर्स का यूज़ करते हो। क्यों करते हो, प्रिवेंट बेंडिंग ऑफ फ्लैंज प्लेट, आप जो फ्लैंज प्लेट है उसकी बेंडिंग जो हो रही है उसको बचाने के लिए, साथ ही बकलिंग ऑफ बैक प्लेट ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन के कारण क्या हो सकता है कि बकलिंग हो सकती है बैक प्लेट की भी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आप एंड बियरिंग स्टिफनर्स का यूज़ करते हो। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स का यूज़ आप कहाँ कर रहे हो, टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण जो बकलिंग हो रही है वेब की, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स का यूज़ कर रहे हो, जो आप न्यूट्रल एक्सिस पे दे रहे हो, ठीक है। अब आप न्यूट्रल एक्सिस जो दे रहे हो, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एट द रेट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो आप न्यूट्रल एक्सिस पर प्रोवाइड कर रहे हो, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब बिटवीन वर्टिकल स्टिफनर्स, बकलिंग ऑफ वेब बिटवीन वर्टिकल स्टिफनर्स ड्यू टू शियर फोर्स, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए। फ्लैंज प्लेट इन प्लेट गेडर जो होता है, इट इज़ डिज़ाइन फॉर एक्सियल फोर्स ओनली, ये याद आपको रखना है। जो फ्लैंज प्लेट आप यूज़ कर रहे हो, फ्लैंज स्प्लाइस तो आपको पता है कि दो जब लेंथ जो होती है दो मेंबर्स की कम होती है, तो उनको ज्वाइन करने के लिए आप क्या करते हो कि फ्लैंज स्प्लाइस का यूज़ करते हो, ठीक है ना। फ्लैंज ऐसा ही एक मेंबर और यहाँ पे अगर आप लगा दोगे इस तरीके से, मान लीजिए एक मेंबर और आपने लगा दिया, तो इनको ज्वाइन करने के लिए आप क्या करते हो, एक फ्लैंज प्लेट इस तरीके से लगाते हो ऊपर, ठीक है ना, फ्लैंज स्प्लाइस बोलते हैं उसे। वेब स्प्लाइस अगर फ्लैंज को ज्वाइन करने के लिए लगा रहे हो तो फ्लैंज स्प्लाइस होता है, वेब को ज्वाइन करने के लिए अगर आप लगा रहे हो तो वेब स्प्लाइस होता है। तो जो फ्लैंज स्प्लाइस होता है उसको आप काहे के लिए डिज़ाइन करते हो, इट शुड बी डिज़ाइन फॉर एक्सियल फोर्स ओनली, एक्सियल फोर्स ओनली के लिए, एक्सियल फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए आप क्या करते हो, फ्लैंज स्प्लाइस को यूज़ करते हो। वहीं वेब स्प्लाइस इन प्लेट गेडर इज यूज टू डिज़ाइन रेजिस्ट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, मतलब बेंडिंग मूवमेंट तो शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए आप क्या करते हो, प्लेट गेडर में वेब स्प्लाइस का यूज़ करते हो, ठीक है। मतलब वेब स्प्लाइस इसलिए यूज़, उस पर जो लोड आ रहा है वो क्या आ रहा है, शियर फोर्स आ रहा है, बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो आपसे कह रहा था कि शियर बकलिंग ऑफ वेब इन प्लेट गेडर, शियर बकलिंग जो आप कर रहे हो, तो देखो ये तो इंटरमीडिएट या वर्टिकल स्टिफनर से ही करते हो आप, क्या बोलते हैं, अगर बकलिंग ऑफ वेब हो रही है शियर के कारण, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर ही मिलेगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर इन ए प्लेट गेडर इज प्रोवाइडेड टू सेफगार्ड, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होता है वो क्यों यूज़ करते हैं, प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है। तो बकलिंग ऑफ वेब को प्रिवेंट करने के लिए हम करते हैं, जो कि हो रही है बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस से। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन मिलेगा, कंप्रेशन बकलिंग ऑफ वेब प्लेट, ठीक है, कंप्रेशन बकलिंग ऑफ वेब प्लेट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
minimum thickness of wave in a plate girder when the plate is accessible and also exposed to weather is। ठीक है, हमें मिनिमम थिकनेस बतानी है वेव की इन ए प्लेट गर्डर व्हेन द प्लेट इज एक्सेसिबल एंड ऑल्सो एक्सपोज टू वेदर। ठीक है, अब देखिए अगर मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर आपको लेनी है, अगर नॉट एक्सपोज टू वेदर है मतलब वेदर के लिए एक्सपोज नहीं है तो 6 mm लेनी है। बट व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू वेदर एंड एक्सेसिबल फॉर पेंटिंग एंड क्लीनिंग, मतलब आप पेंटिंग भी कर सकते हो क्लीनिंग भी कर सकते हो, तो उस केस में आपको जो लेनी है शुड नॉट बी लेस देन 6 mm। But if it is not accessible for painting and cleaning, then it should not be less than 8 mm. Here it is, they are asking when the plate is accessible. Okay, so the plate is accessible and also exposed to weather. It is exposed to weather